निहाल की बात सुन आशु ने हल्के से माथे पर शिकन डाल ली। हालांकि निहाल की बातें सेंस बना रही थीं, लेकिन वो अच्छी तरह जानता था कि मेड्यूसा कितनी पावरफुल थी। यहां तक कि अगर निहाल हवेली में किए गए उस हमले जैसी ही स्ट्रेंथ अनलीश कर भी पाता, तो भी शायद मेड्यूसा को चोट पहुंचाना बहुत मुश्किल होता। हालांकि आशु अगर निहाल को समझाने की कोशिश भी करता, तो वो ऐसे हालात में उसकी बात नहीं सुनता। भले ही उसे पता हो कि इसका मतलब मौत है, वो जरूर आगे बढ़ता। छोटी लड़की, तुमने कहा था कि तुम्हारे पास एक कंपेनियन बीस्ट है जो मेड्यूसा की पेट्रिफिकेशन आइज को ब्लॉक कर सकता है। क्या ये सच है? आशु ने शीतल से पूछा। छोटी लड़की किसे बोल रहे हो बच्चे? मैं तुमसे बड़ी हूं समझे? शीतल ने आशु को घूरते हुए कहा। ठीक है मैम। माफन सेड मैडम, तुमने कहा कि तुम्हारे पास ऐसा कंपेनियन बीस्ट है जो मेड्यूसा की पेट्रिफिकेशन आइज को रेसिस्ट कर सकता है। आशु ने उसे देखते हुए पूछा। तो अगर है तो कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना। शीतल ने आशु को सतर्क नजरों से देखते हुए कहा। आशु ने निहाल की तरफ इशारा किया। निहाल के लिए मेड्यूसा से लड़ना बहुत डेंजरस है। क्यों ना तुम अपना कंपेनियन बीस्ट उसे उधार दे दो। तुम सोचते हो कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन मेरा कंपेनियन बीस्ट कपड़ों की फॉर्म में है। यह तभी काम करता है जब मैं इसे पहनूं। कंपेनियन बीस्ट से बने कपड़े कोई और नहीं पहन सकता। मैं उनकी कैसे मदद करूं? शीतल ने पूछा। कपड़े क्या ये एक इनविजिबिलिटी रोब है? आशु ने सरप्राइज होकर पूछा। मेड्यूसा जिसे ना देख सके ऐसा इनविजिबिलिटी रोब ही हो सकता था। इसके अलावा आशु को नहीं पता था कि और कौन से कपड़े पेट्रिफिकेशन आइज से बचा सकते हैं। तुम क्या सोच रहे हो? मेरे पास इनविजिबिलिटी रोब कहां से होगा? मेरा कंपेनियन बीस्ट सनशेड क्लोथ में बदल सकता। इसमें इनविजिबल होने की एबिलिटी नहीं है। शीतल ने अपने शरीर पर रोब जैसे कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा। ऐसे कपड़े जो इस कंपेनियन बीस्ट से ट्रांसफॉर्म हुए हैं। क्या सच में मेड्यूसा की पेट्रिफिकेशन आइज को रेसिस्ट कर सकते हैं? आशु ने शीतल के कपड़ों को ऑब्जर्व करते हुए पूछा। वो ऐसा रोब पहने हुई थी जो उसके पूरे शरीर को कवर कर रहा था। यह सिल्वर रंग का था, जो बहुत ही आई कैचिंग लग रहा था, लेकिन इसमें इनविजिबल होने की कोई प्रॉपर्टीज नहीं लग रही थी। बिल्कुल सही। मैं पूरी तरह से यकीन के साथ कह सकती हूं कि यह मेड्यूसा की पेट्रिफिकेशन आइज को रेसिस्ट कर सकता है। उस वक्त जब मेड्यूसा ने मेरी तरफ देखा तो मेरे आसपास कई लोग स्टोन्स में बदल गए थे, लेकिन मैं बच गई थी। मुझे कुछ भी नहीं हुआ। शीतल ने जवाब दिया। तुम्हारे सनशेड क्लोथ किस कंपेनियन बीस्ट से ट्रांसफॉर्म हुए हैं? इसके क्या क्या यूजेस हैं? आशु ने पूछा। सनशेड क्लोथ मुझे समुद्र किनारे मारे गए एक लेजेंडरी क्लास के डायमेंशनल क्रिएचर से मिले थे। उसका नाम सिल्वर लीफ शेल है। इसकी कंपेनियन फॉर्म सनशेड क्लोथ है। इसमें सर्टेन लेवल तक का डिफेंस है, लेकिन यह ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। इसका मेन यूज फायर से बचाव करना है। इसे पहनने के बाद मेटलवर्क टेम्पल की फायर स्पिरिट्स की फ्लेम्स भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। क्या यह सिर्फ फायर रेसिस्टेंस क्लोथ है? और यह एक लो लेवल लेजेंडरी कंपेनियन बीस्ट है। फिर भी यह मेड्यूसा की पेट्रिफिकेशन आइज को रेसिस्ट कर सकता है। आशु ने जितना सुना उतना ही इनक्रेजुलस महसूस किया। ऐसे कई कवच थे जो फायर से बचाव कर सकते थे, लेकिन ऐसा कोई नहीं था जो मेड्यूसा की पेट्रिफिकेशन आइज को रेसिस्ट कर सके। आशु को अपनी बात पर यकीन ना करते देख शीतल ने गुस्से में कहा। तुम्हारी मर्जी है कि तुम मुझ पर यकीन करो या नहीं। मैंने जो कहा वही सच है। सनशेड क्लोथ फायर प्रूफ। रुको, क्या ऐसा हो सकता है कि आशु के दिमाग में अचानक एक आइडिया आया? उसने एक पॉसिबिलिटी के बारे में सोचा। आशु जो जानता था उसके अकॉर्डिंग स्नेक्स का विजन ज्यादा बेहतर नहीं होता। यह भी कहा जा सकता है कि उनकी नजरें बेहद कमजोर होती हैं। कुछ स्नेक्स में इंफ्रारेड हीट डिटेक्टर होते हैं, जिनसे वे क्रिएचर के शरीर के टेम्परेचर को सेंस कर अपने शिकार का पता लगाते हैं। मेड्यूसा स्नेक नहीं थी, लेकिन अगर उसे स्नेक कंसिडर किया जाए और उसकी पेट्रिफिकेशन आइज में इंफ्रारेड हीट डिटेक्शन की एबिलिटी हो, तो ये कई बातों को एक्सप्लेन कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए, उसकी पेट्रिफिकेशन आइज केवल क्रिएचर्स को ही क्यों पेट्रिफाई कर सकती थी, ना कि डेड ऑब्जेक्ट। जैसे इमारतों को एग्जाम्पल के लिए शीतल के सनशेड क्लोथ मेड्यूसा की पेट्रिफिकेशन आइज को विथस्टैंड क्यों कर सके, क्योंकि ये कपड़े ना केवल फायर रेसिस्टेंस थे, बल्कि ये शीतल के बायंडी टेम्परेचर को बाहर निकलने से भी रोकते थे। इस वजह से मेड्यूसा उसे देख ही नहीं पाई, और जब उसे दिखा ही नहीं
तो वो पेट्रिफाइड नहीं हो सकती थी। ऑफ कोर्स पेट्रिफिकेशन आइज केवल शरीर के टेम्परेचर को डिटेक्ट करने जितनी सिंपल नहीं हो सकती। ये पॉसिबल है कि इसमें इससे भी हाई लेवल की एबिलिटीज हो, इसलिए कंपेनियन बीस्ट्स भी पेट्रिफाइड हो सकते थे। लेकिन इस आधार पर पेट्रिफिकेशन आइज के मेन इफेक्ट को समझा जा सकता है और इसे क्रैक करने का मेथड फिगर आउट किया जा सकता है। हालांकि आशु को पेट्रिफिकेशन आइज का डर नहीं था, लेकिन निहाल के पास ऐसी कोई एबिलिटी नहीं थी। जब उसने निहाल के बारे में सोचा तो उसने देखा कि निहाल पहले ही उस 3 मंजिला इमारत के नीचे पहुंच चुका था जहां मेड्यूसा खड़ी थी। वो इमारत के पीछे से सिर निकालकर सिचुएशन चेक कर रहा था, जैसे वो ऊपर चढ़ने की तैयारी कर रहा हो। ये बेवकूफ, क्या ये सच में मेड्यूसा से आमने सामने लड़ने की सोच रहा है? आशु ये सोच ही रहा था कि उसने देखा निहाल अचानक ह्यूज कुल्हाड़ी लेकर ऊपर कूद गया। उसके हाथों से टेरिफाइंग गोल्डन डिवाइन रोशनी निकल रही थी और उसने बिना किसी झिझक के मेड्यूसा की गर्दन पर हमला कर दिया। लॉर्ड निहाल, आप कर सकते हैं! शीतल ने एक्साइटेड होकर अपनी फिस्ट्स लहराते हुए निहाल का हौसला बढ़ाया। जाहिर था कि निहाल का स्थान उसके दिल में बहुत ऊंचा था। आंसू भी निहाल की ताकत देखकर थोड़ा हैरान हुआ। उसने हाल ही में अपनी प्राइमोडियल एनर्जी खर्च की थी, लेकिन फिर भी वो हवेली में किए गए हमले से इंफीरियर नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक कर सका। ये वाकई चौंकाने वाला था। क्या ये कहावत सच है कि मूर्ख थकान से नहीं डरते? आशु ने मन ही मन सोचा। निहाल का मेड्यूसा पर पीछे से हमला करना कोई बुरा आइडिया नहीं था। अनफॉर्चुनेटली मेड्यूसा के पास केवल एक जोड़ी आंखें नहीं थीं। उसके बालों से ट्रांसफॉर्म हुए जहरीले स्नेक्स भी उसकी आंखें थी। जैसे ही निहाल ऊपर कूदा, मेड्यूसा उसे पहले ही डिस्कवर कर चुकी थी। मेड्यूसा ने अपना सिर घुमाया और निहाल की तरफ देखा, जो हवा में था और दोनों हाथों से हमला कर रहा था। सब खत्म हो गया। आंसू ने मन ही मन आह भरी। हालांकि वो निहाल की मदद करना चाहता था, लेकिन वो समय पर कुछ कर पाने में अनेबल था। इसके अलावा भले ही वो कुछ करता, वो मेड्यूसा से डील नहीं कर सकता था। वो केवल अपनी जान बचाने की गारंटी दे सकता था। लेकिन जो हुआ, उसने आंसू की एक्सपेक्टेशंस को पार कर दिया। मेड्यूसा की नजरें निहाल के शरीर पर पड़ीं, जो गोल्डन डिवाइन रोशनी से घिरा हुआ था। उसकी नजरें निहाल के शरीर को पेट्रिफाइड करने में नाकाम रहीं, लेकिन निहाल के शरीर पर फैली गोड-लाइक गोल्डन रोशनी गायब हो गई और उसका शरीर तोप के गोले की तरह हवा में पीछे की तरफ फिक गया। निहाकारी मां से जरा याजी सिमाकी कांकी की डकियां नाचू होईं। हाँ कि लॉर्ड निहाभीशी ने ना मुंह लिया, निहाल का शरीर एक इमारत से जा टकराया, जिससे इमारत की कांच की खिड़कियां चकनाचूर हो गईं। यहां तक कि लॉर्ड निहाल भी शीतल ने अपना मुंह ढक लिया और डिसबिलीफ में उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। आंसू ने देखा कि मेड्यूसा एक्चुअली में निहाल का पीछा कर रही थी। उसने शीतल से कहा, जाओ, निहाल की हालत देखो, मैं मेड्यूसा का ध्यान भटकाऊंगा। क्या तुम मरना चाहते हो? शीतल ने रिएक्ट किया और आंसू को रोकने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन वो पहले ही इमारत से बाहर निकल चुका था। आंसू एक्चुअली हवा में कूद गया और अपने हाथ में मौजूद ह्यूज स्वॉर्ड से मेड्यूसा पर स्लैश किया। व्हील ऑफ सनलाइट जैसी दिखने वाली स्वॉर्ड बीम तेजी से घूमी और मेड्यूसा पर स्लैश कर दिया। मेड्यूसा के सिर पर मौजूद जहरीले स्नेक्स ने उस स्वॉर्ड बीम का स्वागत किया। वे स्नेक, जो एक हेलीकॉप्टर को भी चीर सकते थे, स्वॉर्ड बीम से पनीर की तरह कट गए। जमीन पर गिरने के बाद वे काले बालों के टुकड़ों में बदल गए। मेड्यूसा ने निहाल का पीछा करना छोड़ दिया और आंसू की तरफ देखने लगी। शीतल घबरा गई, ये सोचकर कि आंसू का अंत तय है, लेकिन उसने सरप्राइज होकर देखा कि आंसू पेट्रिफाइड नहीं हुआ। शीतल सरप्राइज और घबराई हुई थी। तभी आंसू का शरीर लाइटनिंग की तरह फ्लैश हुआ और वो सड़क के दूसरे सिरे की तरफ भाग गया। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि शीतल उसकी ट्रैजेक्टरी भी नहीं देख पाई। वो घोस्ट की तरह कभी कभार दिखाई देता, वो भी अनबिलीवेबल स्पीड से। मेड्यूसा ने एक तीखी चीख मारी, जैसे उसने अपनी रफ्तार तेज कर ली हो और आंसू का पीछा करने लगी। आंसू का मेड्यूसा से आमने सामने लड़ने का कोई प्लान नहीं था। उसके शरीर पर आए जख्म अभी तक ठीक नहीं हुए थे, इसलिए उसके लिए हाई इंटेंसिटी बैटल में एंगेज होना ठीक नहीं था। अगर लड़ाई होती तो शायद स्ट्रेंथ का इंटेंस क्लैश उसके ऑर्गन्स को फिर से डैमेज कर देता। वो लगातार घोस्ट स्टेप्स का इस्तेमाल कर रहा था।
स्लॉटरर की वजह से उसके पास इन्फिनिट प्रणउमाचार प्राइमोर्डियल एनर्जी थी, जिससे वो लगातार घोस्ट स्टेप्स का इस्तेमाल कर पा रहा था। उसने मेड्यूसा को समुद्र की तरफ लुभाना शुरू कर दिया। जब शीतल ने देखा कि आशु मेड्यूसा को दूर ले गया है, तो वो जल्दी से इमारत से कूद गई और उस जगह की तरफ भागी जहां निहाल गिरा था। निहाल ने खून की एक बड़ी उल्टी की। उसकी कुछ स्किन पहले ही पेट्रीफाई हो चुकी थी, लेकिन हालात ज्यादा सीरियस नहीं लग रही थी। शीतल के वहां पहुंचने से पहले ही निहाल खंडहरों से बाहर निकल आया। मेड्यूसा कहां है? निहाल ने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे मेड्यूसा कहीं नजर नहीं आई। जो लड़का तुम्हारे साथ आया था वो उसे उस तरफ ले गया। शीतल ने उस डायरेक्शन की तरफ पॉइंट किया जिस तरफ आंसू गया था, और उसके चेहरे पर अजीब सा एक्सप्रेशंस था। फिर वो खुद को रोक नहीं पाई और पूछ बैठी, लॉर्ड निहाल, वो कौन है? वो मेड्यूसा की पेट्रिफिकेशन आइज को इग्नोर करने के काबिल है, और उसकी स्पीड वो बेहद तेज है। मैंने आज तक किसी को इतना तेज नहीं देखा। शीतल कहना चाहती थी कि वो निहाल से भी तेज है, लेकिन उसने अपने शब्द निगल लिए। वो मेरा एक दोस्त है, वो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग हीरो है, निहाल ने कहा और उस डायरेक्शन की तरफ बढ़ गया जहां आशु मेड्यूसा को लुभाकर ले जा रहा था। लॉर्ड निहाल से भी ज्यादा पावरफुल हीरो? लेकिन वो तो अभी इतना यंग है, ये कैसे पॉसिबल है? शीतल हैरान रह गई। दांत भींचते हुए शीतल ने पास खड़ी एक मोटरसाइकिल देखी। उसके ओनर को पेट्रीफाइड अमर देखकर और चाबी मोटरसाइकिल में ही लगी हुई देखकर वो तुरंत उस पर सवार हो गई और चाबी घुमाई, जिससे मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गई और उसने आशु और निहाल का पीछा करना शुरू कर दिया। शीतल ही नहीं, सिटी के कई इपिक एक्सपर्ट भी उनका पीछा कर रहे थे। हालांकि वे मेड्यूसा का हेड ऑन मुकाबला करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, लेकिन वे उसे अपनी मर्जी से सब कुछ बर्बाद करने भी नहीं दे सकते थे। अनफॉर्चुनेटली उनकी स्पीड आशु और मेड्यूसा की कंपैरिजन में बहुत स्लो थी। जल्द ही वे पीछे छूट गए। मेड्यूसा का शरीर एक मोटी दीवार को तोड़ते हुए इमारत से बाहर निकल आया। उसके सिर पर बने जहरीले स्नेक्स ने अपने मुंह से पॉइजन स्प्रे किया, जो आंसू की तरफ बारिश की तरह गिरा। आंसू तेजी से एक और इमारत के पीछे चला गया। पॉइजन दीवार पर गिरा, जिससे कंक्रीट और स्टील से बनी दीवार में कई सुराख हो गए। लगातार घोस्ट स्टेप्स का इस्तेमाल करने के बावजूद आशु मेड्यूसा जितना फास्ट नहीं था। उसे अलग अलग इमारतों और टेरेन का सहारा लेना पड़ा ताकि मेड्यूसा उसे पकड़ ना सके। मेड्यूसा की स्पीड वाकई बहुत तेज है। अगर ये कोई और नॉन स्पीड टाइप की मिथिकल क्रिएचर होती तो मुझे इतना परेशान नहीं होना पड़ता। आशु का शरीर अचानक फ्लैश हुआ और एक डेविलिश केज लगभग उसके गाल को छूते हुए निकली, जिससे एक कैफे में एक्सप्लोजन हो गया। आशु हवा में उछला और उड़ते हुए मलबे और कांच के टुकड़ों को अवॉइड कर दिया। उसने अपने पैरों के पंजों से एक उड़ते हुए कांच के टुकड़े पर कदम रखा और घोस्ट स्टेप्स का इस्तेमाल करते हुए खुद को फिर से आगे बढ़ाया। हालांकि आशु के जमीन पर लैंड होने से पहले ही मेड्यूसा उस स्पॉट पर पहुंच चुकी थी जहां वो लैंड होने वाला था। एक जहरीला स्नेक उसकी तरफ झपट्टा। आंसू ने तुरंत गॉडफील्ड लाइफ प्रोविडेंस पर स्विच किया। उसके पीछे व्हाइट शैडो ऑफ पॉइजन अपीयर्स हुआ और उसने अपने पंख फड़फड़ाए। आंसू का शरीर आसमान में ऊपर की तरफ बढ़ गया। जहरीले स्नेक के हमले को डॉज करते हुए मेड्यूसा ने अचानक अपने पैरों में ताकत लगाई, जिससे हार्ड कंक्रीट ग्रानुड टूट गया। वो तोप के गोले की तरह हवा में उछली और आंसू का पीछा किया। उसने चौंकाने वाली एनर्जी बीम्स शॉट की और उसका हाथ आंसू के उड़ते शरीर को पकड़ने के लिए लपका। आंसू की बाएं नड़ी हवा में एक अजीब सा आर्क ड्रॉ करते हुए ऐसी लगी मानो कोई उड़ता हुआ इमोर्टल हो। इतनी खतरनाक सिचुएशन में भी उसके एक्शंस में एक अजीब सी खूबसूरती थी। उसने मेड्यूसा के लगातार हमलों को डॉज किया और 20 मंजिला इमारत में घुस गया। मेड्यूसा भी दीवार में टकराई, जिससे उसमें एक बड़ा सुराख बन गया और फ्रैगमेंट्स चारों तरफ उड़ने लगे। आंसू ने मेड्यूसा को समुद्र के किनारे तक लाकर उसे ललचाया। उसने पहले सोचा था कि वो सिटी में मेड्यूसा से बचने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली वो फेल हो गया। अब वो सिर्फ समुद्र के थ्रू बचने की कोशिश कर सकता था। जब उसका पीछा किया जा रहा था और भाग रहा था, आशु ने पूरी कोशिश की, लेकिन वो मुश्किल से ही मेड्यूसा से बचने में कामयाब हो पाया। उसके लिए काउंटर अटैक करना नामुमकिन था। अगर वो अपनी सबसे बेस्ट कंडीशन में भी होता तो भी वो मेड्यूसा से मुकाबला नहीं कर सकता था।
1 घंटे से ज्यादा दौड़ने के बाद वो फाइनली समुद्र के किनारे पहुंच गया। बिना ज्यादा सोचे आशु समुद्र में कूद गया और 9 ड्रैगन्स आर्ट का इस्तेमाल करते हुए समुद्र की गहराई में तैरने लगा। हालांकि समुद्र में बहुत सारे डायमेंशनल क्रिएचर थे, लेकिन मेड्यूसा जैसी खतरनाक एग्जिस्टेंस का मिलना वहां आसान नहीं था। लेकिन आशु को जल्दी ही रियलाइज होने लगा कि उसका फैसला इतना सही नहीं था। मेड्यूसा ने जैसे ही उसे समुद्र में पीछा करना शुरू किया, उसकी स्पीड बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं हुई। वो पहले की तरह उतनी ही फास्ट थी। जहरीले स्नेक्स का सिर और भी ज्यादा आजाइल हो गया और वो लगातार आशु पर हमला करता रहा, जैसे पानी में मछली तैर रही हो। आशु ने तुरंत याद किया कि लेजेंड्स में मेड्यूसा का ओशन घोड़ वरुण के साथ कोई अफेयर था, जिस वजह से समुद्र में लड़ना उसके लिए मुश्किल नहीं था। समुद्र में घोस्ट स्टेप्स का इस्तेमाल करना आशु के लिए नुकसानदायक था। जो कुछ भी आशु कर सकता था वो था समुद्र से बाहर कूदकर गॉडफीन लाइफ प्रोविडेंस का इस्तेमाल करके आसमान में उड़ना। मेड्यूसा के पास उड़ने की एबिलिटी नहीं होगी। मैं बहुत ऊंचाई पर उड़कर भाग जाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि वो उसके बाद भी मुझे पकड़ सकती है। आशु पानी से बाहर निकला और व्हाइट शैडो ऑफ पॉइजन को फिर से बुलाया और उसके पंखों को फड़फड़ाते हुए आसमान की तरफ बढ़ने लगा। मेड्यूसा भी समुद्र से एक फेरोशियस समुद्री मॉन्स्टर की तरह कूदी। उसने अपने दांत निकालकर और पंजों को लहराकर आंसू की तरफ हमला किया। उसकी आंखों से लगातार बीम्स निकल रही थी और उसके स्नेक्स जैसे बाल आंसू की तरफ झपटने लगे। आंसू लगातार अपनी बायंडी की पोजीशन बदल रहा था और वो हवा में अजीब सा आर्क ड्रॉ कर रहा था। वो हवा में भी ऐसे मूव कर रहा था जैसे जमीन पर चल रहा हो। वैसे ही आसमान में भी लगातार फोर्स का सहारा लेकर मेड्यूसा के हमलों को डॉज कर रहा था। ग्रेविटी ने मेड्यूसा की लीप को कंट्रोल किया और वो समुद्र में गिर पड़ी, जिसके इंपैक्ट सैकड़ों फीट ऊंची वेव्स उठने लगी। वो सच में नहीं उड़ सकती थी। आशु तुरंत खुश हो गया। गेम में जब वो पैलेस में सील था तो उसे आसमान में उड़ने का कोई चांस नहीं मिला था। उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेड्यूसा की कोई ऐसी कमजोरी होगी। हालांकि आशु खुश होने से पहले ही उसने देखा कि मेड्यूसा ने अपनी पीठ पर स्वान जैसे विंग्स फैलाए और फिर से उड़ने लगी। ये नजारा देख उसकी आंखें लगभग सॉकेट से बाहर आ गिरी। ओ तेरी की, तूने अभी तक अपने विंग्स क्यों नहीं इस्तेमाल किए? आशु केवल भागता रह सकता था, लेकिन वो फिर भी मेड्यूसा से नहीं बच सका। उसका पीछा इस हद तक किया गया कि अब उसके पास कहीं भी मुड़ने का रास्ता नहीं बचा था। मैं इस तरह और नहीं भाग सकता। मैं उससे छुटकारा कैसे पा सकता हूं? आशु निहाल जितना निडर नहीं था। वो अब केवल मेड्यूसा से छुटकारा पाना चाहता था। रही बात इस बात की कि मेड्यूसा फ्यूचर में दुनिया को नुकसान पहुंचाएगी या नहीं, ये उसके काबू से बाहर था। एनीवे, वो मरना नहीं चाहता था। अचानक आशु का दिल हलचल करने लगा और वो एक डायरेक्शन में उड़ने लगा। वो उस आइलैंड की तरफ बढ़ा जहां जीवन उसे ले गया था। आशु ने सोचा कि शायद वो मैजिकल वाटरफॉल और पूल का इस्तेमाल मेड्यूसा से बचने के लिए कर सके, क्योंकि उसने पहले ही उस डायमेंशनल जोन को क्लियर कर दिया था और गोल्डन मोनोलिथ पर अपना नाम लिख दिया था। उसे अंदर फंसने की चिंता नहीं करनी पड़ी कि वो बाहर नहीं निकल पाएगा। एज लॉन्ग एज वो मेड्यूसा का पीछा करने से बच जाता, वो चुपचाप अंदर छिप जाता और कुछ समय तक वहीं रहता। जब तक मेड्यूसा वहां से चली नहीं जाती, वो ब्लैक 6 विंग्ड ड्रैगन को फिर से मारने की ताकत नहीं रखता था। इससे पहले भी उसने जीवन के साथ मिलकर और मायरा की मदद से ब्लैक 6 विंग्ड ड्रैगन को मारा था। इस बार वो अकेला था और अभी तक अपने सीरियस जख्मों से उबर नहीं पाया था। अगर उसने ब्लैक 6 विंग्ड ड्रैगन को सच में गुस्सा दिला दिया तो शायद वो मारा जाता, जहां आशु मेड्यूसा को आइलैंड की तरफ लुभाकर ले जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ कुछ समय बाद निहाल और ईपिक एक्सपर्ट्स का ग्रुप फाइनली बीच पर पहुंचा। उन्होंने बीच पर बैटल के ट्रेसेस देखे, लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं मिला। बीच पर कांप रहे निवासियों में से एक ने उन्हें बताया कि वे समुद्र की तरफ जा रहे थे। मेड्यूसा पहले से ही बेहद डरावनी थी और समुद्र में और भी डायमेंशनल क्रिएचर थे। जब दूसरे ईपिक एक्सपर्ट्स ने सुना कि मेड्यूसा को समुद्र की ओर ले जाया गया है तो उन्होंने चैन की सांस ली। उन्होंने सोचा, शायद मेड्यूसा समुद्र की तरफ ले जाने के बाद वापस नहीं आएगी। निहाल ने बाकी सब कुछ नजरअंदाज किया और एक बोट पर कूद गया। उसने इंजन चालू करने और समुद्र की गहराइयों में जाने की तैयारी कर ली। मास्टर निहाल, मैं भी आपके साथ जाऊंगी।
शीतल अपनी मोटरसाइकिल पर आई, उसे जमीन पर फेंक दिया और बोट पर कूद गई। जल्दी उतर जाओ, समुद्र बहुत खतरनाक है, निहाल ने कहा। लॉर्ड निहाल, क्या आप भूल गए? मैं समुद्र से पेनिनसुला ऑफ गोड्स पर आई थी। मैं समुद्र की बेटी हूं, इसीलिए मैं आपकी मदद कर सकती हूं। आपके दोस्त और मेड्यूसा को समुद्र में ढूंढने में आप अकेले हैं। बोट पर होने के बावजूद आप उन्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। शीतल ने पहले ही बोट चालू कर दी थी। निहाल ने इस पर विचार किया और सहमत हो गया। अनंत समुद्र को देखते हुए उसे केवल जनरल डायरेक्शन का अंदाजा था। उसे यह पता नहीं था कि आंशु और मेड्यूसा को कैसे ढूंढा जाए। तो फिर महान निहाल के साथ लड़ो, लड़की निहाल ने कहा और बोट के बो पर खड़े होकर समुद्र की तरफ देखा। कई मुश्किलें झेलने के बाद आंसू फाइनली उस आइलैंड पर लौट आया जहां वाइंटर एलिमेंटल स्पिरिट्स थीं। अब वो उन्हें मारने के मूड में नहीं था। वो आइलैंड के वाटरफॉल की तरफ भागा और पूल में कूद गया। जैसे ही आंशु पूल में दाखिल हुआ, मेड्यूसा की नजर पूल पर पड़ी और उसने पानी की परत को कई मीटर ऊंचा उछाल दिया। पूल के शांत होने के बाद आंसू वहां नहीं था। केव के अंदर आंसू पानी के साथ साथ चलता रहा और जल्दी ही वाटरफॉल ग्वाकाफॉल की केव से बाहर निकल गया। आंशु ने राहत की सांस ली। जब उसने मेड्यूसा को नहीं देखा, उसने सोचा बेहतर होगा कि मेड्यूसा यहां अंदर ना आए। जब उसे पूल में मेरी लाश ना दिखे, लेकिन उसका सबसे बुरा सपना सच हो गया। आंशु ने केव से पानी में छपाक की आवाजें सुनी। मेड्यूसा पहले ही पानी से बाहर निकल आई थी। मैं तो गया। आंशु ने जल्दी से पूल के नीचे घुसने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि वो फिर से बाहर निकल सके। लेकिन मेड्यूसा के स्नेक जैसे बाल पहले ही पूल में आ चुके थे, जिससे ये अब स्नेक्स का नेस्ट बन चुका था। अनगिनत जहरीले स्नेक्स पूल में फड़फड़ा रहे थे। इसकी इंटेलिजेंस बहुत हाई है। उसने सचमुच मेरी वापसी का रास्ता बंद करना भी सीख लिया, आशु ने निराश होकर सोचा। लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसने अपने शरीर को घुमाकर मेड्यूसा के हमले से बचने की कोशिश की। मेड्यूसा की नजर इधर उधर बेतरतीब ढंग से जा रही थी, जिससे आसपास के रॉक्स और घास एक्सप्लोड होने लगे। हर तरफ जोरदार धमाके हो रहे थे। आंसू को तुरंत महसूस हुआ कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मेड्यूसा से निपटना पहले से ही मुश्किल था। अगर उसने और हंगामा किया तो ब्लैक सिक्स विंग्ड ड्रैगन जरूर जाग जाएगा। अगर उसे दो खतरनाक मिथिकल क्रिएचर का सामना करना पड़े तो क्या वो और भी दर्दनाक मौत नहीं मरेगा? अब आशु ने कामना की कि उसके पास कोई इनविजिबिलिटी रोब होता, जिससे वो तुरंत मेड्यूसा के सामने से गायब हो जाता। आइलैंड के सेंटर से एक गुस्से से भरी दहाड़ सुनाई दी। जैसा कि आशु ने सोचा था, ड्रैगन जाग गया और काले लाइटनिंग बोल्ट की तरह झपटता हुआ आया। हे ऊपर वाले, आज आज बचा ले। हालांकि वे डायमेंशनल क्रिएचर हैं, वे एक ही स्पीशीज के नहीं हैं। शायद वे दुश्मन हों और आपस में लड़ पड़ें। आशु ने मन ही मन प्रे करते हुए सोचा। अनफॉर्चुनेटली जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वो बहुत भोला था। ड्रैगन के झपटते ही उसने मेड्यूसा को अनदेखा कर दिया और आंसू की तरफ झरीला धुआं उगलने के लिए अपना मुंह खोल दिया। यह सचमुच बुरा हो गया। आंशु को अचानक एहसास हुआ कि उसे यहां नहीं आना चाहिए था। पछताने के लिए अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके सामने ब्लैक ड्रैगन था और पीछे मेड्यूसा, मतलब आगे कुआं पीछे खाई वाली सिचुएशन हो गई थी। दोनों ने एक के बाद एक आंशु पर हमला किया, जिससे उसके भागने की हर पॉसिबिलिटी पूरी तरह खत्म हो गई। भले ही उसने घोस्ट स्टेप्स का इस्तेमाल किया, लेकिन वो दो मिथिकल क्रिएचर से तेज नहीं हो सकता था। चाहे वो आगे बढ़ता या पीछे हटता, उसका बचना नामुमकिन था। यह देखकर कि दोनों मिथिकल क्रिएचर ने उसे घेर लिया है और उसके भागने का कोई मौका नहीं छोड़ा, आशु ने दांत भींचे और गॉडफील्ड लाइफ प्रोविडेंस पर स्विच कर दिया, जिसके साथ ही उसकी उंगली पर लॉस्ट कंट्री रिंग अपीयर हुई। रिंग घुमाते ही आशु का शरीर उनके बीच से गायब हो गया। निहाल और शीतल समुद्र में आंसू और मेड्यूसा के ट्रेसेस ढूंढ रहे थे। जितना ज्यादा शीतल सर्च कर रही थी, उतनी ही निराश होती जा रही थी। फाइनली उसने निहाल से कहा, लॉर्ड निहाल, मुझे डर है कि आपके दोस्त का बचना मुश्किल है। भले ही वो बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन मेड्यूसा जैसी हस्ती के खिलाफ जिंदा रहना गोड के लिए भी मुश्किल है। नहीं शीतल, तुम निहाल के दोस्त को बहुत कम आंक रही हो। वो भी मेरी तरह एक महान मसीहा है। मैं पूरी तरह से मानता हूं कि वो सेफ है,
शायद उसने मेड्यूसा को पहले ही हरा दिया है। हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। हम उसे अकेले ही इस ग्लोरी का आनंद नहीं लेने दे सकते। निहाल के चेहरे पर डिटर्मिनेशन थी। वो बोट के बो पर खड़े होकर चारों तरफ समुद्र का सर्वे करते हुए आंसू की तलाश कर रहा था। ये नामुमकिन है। वो मेड्यूसा है। वो एक मिथिकल डेमोनेस है। यहां तक कि मिथिकल ह्यूमन प्रिंस को भी उसे हराने के लिए गॉडेस ऑफ विजडम से कई डिवाइन वेपन उधार लेने पड़े थे। शीतल मन ही मन बड़बड़ाई, लेकिन वो इसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं कर पाई। मुझे लगता है कि वहां एक छोटा आइलैंड है, चलो वहां देखते हैं। निहाल ने इंस्ट्रक्शन दिया। दूसरी तरफ आइलैंड पर आशु का शरीर कुछ समय के लिए गायब होने के बाद ब्लैक सिक्स विंग्ड रेडर ड्रैगन की पीठ पर अपीयर हुआ। बिना किसी हिचकिचाहट के आंसू ने एक हाथ से ब्लैक सिक्स विंग्ड ड्रैगन की गर्दन को पकड़ लिया। उसके हाथ में सिल्वर स्पाइडर वेब ग्लव था। जैसे ही उसने ड्रैगन की गर्दन के स्केल्स को टच किया, वो तुरंत मजबूती से चिपक गया। आंसू को अपनी पीठ पर सेंस करते ही ब्लैक सिक्स विंग्ड ड्रैगन के शरीर से टेरिफाइंग काली फ्लेम्स इरप्ट होने लगी। वो आंसू को अपनी पीठ से उतार फेंकना चाहता था, लेकिन आंसू पहले से ही इसके लिए तैयार था। उसने खुद को डीमन ड्रैगन ट्रू बायनाडी में ट्रांसफॉर्म कर लिया और ड्रैगन के शरीर से मैग्नेट की तरह चिपक गया। ब्लैक फ्लेम्स को इरप्ट होने दिया, लेकिन अपनी पकड़ ढीली नहीं की। मेड्यूसा ओरिजिनली आंसू पर हमला कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने उसे ब्लैक सिक्स विंग्ड मक्से ड्रैगन की पीठ पर देखा, उसकी नजर तुरंत ड्रैगन पर टिक गई। पेट्रिफिकेशन आइज आंसू पर लैंड हुई, लेकिन ट्रुथ लिसनर इयरिंग पहने होने की वजह से ये उसे नुकसान पहुंचाने के बजाय उसकी प्राइमोडियल एनर्जी को रिप्लेनिश कर रही थी, जो उसे डीमन ड्रैगन ट्रू बाइंडी को मेंटेन रखना अलाउ कर रहा थी। हालांकि ब्लैक सिक्स विंग्ड ड्रैगन के पास ऐसी कोई एबिलिटी नहीं थी। जब मेड्यूसा की पेट्रिफिकेशन आइज उस पर लैंड हुई, तो उसके बाइंडी पर मौजूद स्केल्स ने स्टोन में बदलना शुरू कर दिया। ब्लैक सिक्स विंग्ड ड्रैगन गुस्से से भर उठा और उसकी पीठ से डेमोनिक फ्लेम्स निकलने लगी। इतना ही नहीं, बल्कि उसके छिपे हुए 2 जोड़ी विंग्स भी अपीयर्स हो गए, जिससे उसका नाम ब्लैक सिक्स विंग्ड ड्रैगन सही साबित हुआ। उसके शरीर पर बने पेट्रिफाइड स्केल्स स्टोन शेल्स की तरह शैटर हो गए और उनके नीचे के नए स्केल्स रिवील हो गए। 6 ड्रैगन विंग्स अचानक एक्सटेंड हो गए। उन्होंने भी टेरिफाइंग ब्लैक फ्लेम्स इमिट करनी शुरू कर दी, और ब्लैक फ्लेम्स जैसे ब्लेड मेड्यूसा की तरफ तेजी से झपटे। मेड्यूसा भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उसने अपने स्नेक जैसे बालों को शेक किया और ब्लैक फ्लेम्स जैसे ब्लेड ओरा का सामना किया। कई ब्लेड ओरा स्नेक जैसे बालों से टकराए। हालांकि ब्लेड ओरा बिखर गए, लेकिन कई जहरीले स्नेक्स भी सिविर हो गए। पल भर में दोनों मिथिकल क्रिएचर गुस्से से पागल हो गए, और यही से मॉन्स्टर्स के बीच खौफनाक लड़ाई होना शुरू हो गई। आशु ब्लैक सिक्स विंग्ड और ड्रैगन की पीठ पर मजबूती से चिपका रहा। चाहे बैटल कितनी भी इंटेंस हो, वो उसकी पीठ से गिरा नहीं। आशु के स्काई स्पाइडर ग्लव्स में बहुत स्ट्रांग चिपकने की काबिलियत थी। एक बार जब वो किसी चीज से चिपक जाता तो उसे अलग करना नामुमकिन था, जब तक कि वो खुद से ना छोड़े या उसका हाथ काट ना दिया जाए। इतनी खौफनाक लड़ाई में सरवाइव करना आसान नहीं था। शुक्र था कि आशु के पास डीमन ड्रैगन ट्रू बायनाडी थी। अदरवाइज केवल लड़ाई से प्रोड्यूस होने वाली शाइन अक्वेव या ब्लैक सिक्स विंग्ड ड्रैगन के शरीर से निकलने वाली ब्लैक फ्लेम्स ही उसे मारने के लिए काफी होती। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यह था कि मेड्यूसा की पेट्रिफिकेशन आइज आशु को एंडलेस प्राइमोडियल एनर्जी प्रोवाइड करा रही थी। अगर ऐसा ना होता तो वो भी टिक नहीं पाता। डीमन ड्रैगन ट्रू बायनाडी की प्रोटेक्शन के बिना वो ऐसी लड़ाई में तुरंत मारा जाता। आशु ने ब्लैक सिक्स विंग्ड ड्रैगन की गर्दन को कसकर पकड़ा और उसकी पीठ पर झुक गया। अगर मेड्यूसा उसे मारना चाहती तो उसे डेफिनेटली ब्लैक सिक्स विंग्ड ड्रैगन पर हमला करना पड़ता। दूसरी तरफ ब्लैक सिक्स विंग्ड ड्रैगन कैसे यह सह सकता था कि कोई उसे बुली करे। जितने ज्यादा वे दोनों लड़ रहे थे, उतने ही चिड़चिड़े होते जा रहे थे। पल भर में आइलैंड के ऊपर की पहाड़ी दीवारें टूट गईं और जमीन में दरारें पड़ गईं। पॉइजन रॉक्स को गला रहा था और ब्लैक फ्लेम्स ने हरे भरे आइलैंड को खंडहर में बदल दिया। केवल वो जगह जहां गोल्डन एप्पल ट्री था सलामत रही, मानो कोई रहस्यमयी पावर उसे प्रोटेक्ट कर रही हो। अब आशु चाह रहा था कि वो तुरंत ब्लैक सिक्स विंग्ड ड्रैगन की पीठ से भाग जाए।
अब जब ये बैटल की वजह से मेड्यूसा से पूरी तरह से नाराज हो चुका था, तो उसे यकीन था कि ये दोनों मॉन्स्टर शायद उसके बिना भी लड़ाई रोकने वाले नहीं थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब आंसू भाग नहीं सकता था। उनकी लड़ाई से प्रोड्यूस हुई फोर्स फील्ड ने उसे ब्लैक सिक्स विंग्ड ड्रैगन की पीठ पर मजबूती से चिपका दिया था। अगर आंसू जबरदस्ती बाहर निकलने की कोशिश करता तो शायद वो बीच हवा में टेरिफाइंग एक्सप्लोजिव फोर्स से टकरा जाता और उनकी बैटल में एम्ब्रॉयल्ड हो जाता। उसके ऑर्गन्स में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि पहले के जख्म फिर से ताजे हो गए हैं। हालांकि डीमन ड्रैगन ट्रू बाइंडी उसे प्रोटेक्ट कर रही थी, उसका शरीर फिर भी सिग्निफिकेंट ब्लो झेल रहा था। यही वजह थी कि उसके मुंह और नाक से लगातार खून बह रहा था। मैं मरने वाला हूं। आशु ने दर्द सहते हुए ब्लैक सिक्स विंग ड्रैगन की गर्दन को कसकर पकड़े रखा। उसने अपने शरीर को उसके स्केल से चिपकाने की पूरी कोशिश की ताकि डैमेज कम हो सके। ब्लैक सिक्स विंग्ड ड्रैगन सचमुच गोल्डन एप्पल का गार्जियन कहलाने के काबिल था। वो एक्चुअली में मेड्यूसा जैसी मिथिकल डीमोनेसस के साथ बराबरी से लड़ने के काबिल था, जिसके बारे में कहा जाता था कि गॉड्स भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। हालांकि मेड्यूसा की पेट्रिफिकेशन आइज का उस पर कुछ असर हो रहा था, लेकिन उसे पूरी तरह से पेट्रीफाई करना डिफिकल्ट था। केवल उसके सरफेस के स्केल्स ही अफेक्ट होते थे, लेकिन वे शैटर होने के बाद नए स्केल्स प्रोड्यूस हो जाते थे। दोनों मॉन्स्टर के बीच की इस लड़ाई ने आशु को उनकी वे स्किल देखने का मौका दिया, जिनका उन्होंने उससे लड़ते समय इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि आशु की स्ट्रेंथ उनके लेवल की नहीं थी। इसीलिए जब वे उससे लड़े थे तो उन्हें अपनी कई स्किल्स का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब जब उन्होंने एक बराबरी के ओपोनेंट से मुकाबला किया तो वे हर तरह की स्किल को शोकेस कर रहे थे, जिससे आशु के नजरिए का विस्तार हुआ। आंसू मन ही मन खुश हो रहा था। पिछली बार जब वे ब्लैक सिक्स विंग डोज ड्रैगन को मारने में कामयाब हुए थे तो वो केवल उनकी किस्मत का ही नतीजा था। अगर आंसू ने ड्रैगन को गुस्से में उकसाकर बाकी सब चीजों से अनजान ना कर दिया होता तो डेमोनिक नियोनेट को उसके दिल में एंशिएंट स्वॉर्ड घोंपने का मौका नहीं मिलता। सीधी टक्कर में वो और जीवन शायद मिलकर भी बुरी तरह हार जाते। ऑफ कोर्स मायरा ने भी एक क्रूशियल रोल प्ले किया था। अगर ऐसा ना होता तो आंसू की मौत तय थी। आंसू ने सोचा कि वो डेमोनिक नियोनेट को फिर से बुलाए और वही काम करवाए, लेकिन इस सिचुएशन में भले ही वो उनमें से एक को मार देता, दूसरे को हैंडल करना उसके लिए तब भी पॉसिबल नहीं था। इन द एंड इसका आउटकम केवल उसकी बेरहम मौत होता। आंसू ये सोच ही रहा था कि वो कैसे बच सकता है। तभी ब्लैक सिक्स विंग्ड ड्रैगन मेड्यूसा पर झपट पड़ा और उसके सिर को अपने जबड़े में दबोच लिया। मेड्यूसा के सिर पर मौजूद जहरीले स्नेक्स ब्लैक सिक्स विंग्ड ड्रैगन की तरफ झपटे, लेकिन उनमें से ज्यादातर को ड्रैगन ने काटकर अलग कर दिया। अचानक मेड्यूसा की आंखों से खून के आंसू बहने लगे। उसकी आंखों से एक अजीब सी रोशनी निकली। पेट्रिफिकेशन आइज का इस्तेमाल करने पर कोई कॉर्पोरियल रोशनी नहीं निकलती थी। आंसू की आंखों में एक और एबिलिटी थी जो रोशनी निकालती थी, लेकिन वो पेट्रिफिकेशन आइज नहीं थी। वो केवल जबरदस्त डिस्ट्रक्टिव पावर रखती थी, पर किसी को पेट्रीफाई करने की एबिलिटी नहीं रखती वो थी। हालांकि इस बार जो रोशनी निकली वो अलग थी। जब खून भरी आंखों से निकली, बीम ब्लैक सिक्स विंग्ड ड्रैगन के शरीर पर पड़ी तो वो एक्चुअली पेट्रीफाई होने लगा। इस बार की पेट्रिफिकेशन पहले से अलग थी। न केवल सरफेस के स्केल्स पेट्रीफाई हो रहे थे, बल्कि ब्लैक सिक्स विंग्ड ड्रैगन का शरीर भी धीरे धीरे स्टोन का बनने लगा। हालांकि पेट्रिफिकेशन की स्पीड बहुत तेज नहीं थी। ब्लैक सिक्स विंग्ड ड्रैगन के शरीर से ब्लैक फ्लेम्स निकलने लगी और फिर टेरिफाइंग पावर के साथ इरप्ट होने लगी। वो अपने शरीर के पेट्रिफिकेशन को रेसिस्ट करना चाहता था, लेकिन इस बार ऐसा करना यूजलेस था। उसका शरीर धीरे धीरे और ज्यादा पेट्रीफाई होता जा रहा था। पेट्रिफिकेशन उसके सीने और चेहरे से शुरू हुआ, फिर उसके अगले पैरों और आखिर में उसके शरीर और पिछले पैरों तक फैल गया। कुछ ही लम्हों में ब्लैक सिक्स विंग्ड ड्रैगन एक स्टैच्यू में बदलने वाला था। ये क्या हो रहा है? क्या यही मेड्यूसा की पेट्रिफिकेशन आइज की असली पावर है क्या? पहले वाला बस एक दिखावा था? आशु ने चौंकते हुए सोचा। और भी बुरा यह था कि ट्रुथ लिसनर इयरिंग की पावर धीरे से धीरे पेट्रिफाइंग रोशनी को विथस्टैंड करने में अनेबल हो रही थी। आशु की स्किन ड्रैगन की फॉर्म में होने के बावजूद पेट्रिफिकेशन के साइन शो करने लगी थी। मैं और इंतजार नहीं कर सकता।
आशु जानता था कि अगर वो और देर करेगा तो शायद उसकी जान चली जाएगी। उसने तुरंत डेमोनिक नियोनेट और बनाना फेरी को बुलाया। उसने बनाना फेरी से फॉर्म हुए फैन को पकड़ा और मेड्यूसा की तरफ लहराया। एक तेज विंड चली और मेड्यूसा के स्नेक जैसे बालों को ब्लो कर दिया। डेमोनिक नियोनेट ने बिना किसी झिझक के अपनी एंसिएंट स्वॉर्ड म्यान से खींची, जो बैंगनी ग्लो में ट्रांसफॉर्म होकर सीधे मेड्यूसा के सिर की तरफ बढ़ने लगी। ब्लैक सिक्स विंग्ड ड्रैगन पूरी तरह से स्टैच्यू नहीं बना था। उसने मेड्यूसा पर दबाव बनाए रखा, जिससे वो डॉज करने में नाकाम रही। वो बस अपना सिर घुमाकर एंसिएंट स्वॉर्ड को अवॉइड करने की कोशिश कर सकती थी, लेकिन एंसिएंट स्वॉर्ड उसके बहुत करीब थी और इसीलिए वो पूरी तरह से बच नहीं पाई। बैंगनी रोशनी फ्लैश हुई और स्वॉर्ड ने एक्चुअली उसकी लेफ्ट आंख को पियर्स कर दिया। तुरंत ही आंख के सॉकेट से खून बहने लगा और मेड्यूसा ने दिल को दहला देने वाली तेज चीख मारी। मेड्यूसा ने दर्द भरी चीख मारी, जिसके साथ ही उसके शरीर से एक बड़ी तादाद में फोर्स बर्स्ट हुई, जिसने आधे पेट्रिफाइड सिक्स विंग ड्रैगन को 10 मीटर से ज्यादा पीछे धकेल दिया। उसने अपनी उंगलियों से एंसिएंट स्वॉर्ड के हैंडल को पकड़ा और उसे ऐसे खींचा जैसे कोई कांटा निकाल रही हो। फिर उसने स्वॉर्ड को वायलेंटली दूर फेंक दिया। आशु ब्लैक सिक्स विंग्ड ड्रैगन की पीठ से कूद गया और मेड्यूसा की आंखों की तरफ देखा। उसने देखा कि जिस आंख को एंसिएंट स्वॉर्ड ने पियर्स किया था, वो खून से पूरी तरह लाल हो गई थी और खून लगातार बह रहा था। देखने से ये सीरियल इंजरी नजर आ रही थी। आशु को देखते ही मेड्यूसा गुस्से में उसकी तरफ झपटी, लेकिन तभी पेट्रिफाइड ब्लैक सिक्स विंग्ड ड्रैगन के शरीर से दरारों की आवाजें आने लगीं। उसके पेट्रिफाइड फ्लैश और हड्डियां टूटने लगीं और उसने जबरदस्त ताकत से मेड्यूसा को टक्कर मारी। मेड्यूसा सीधी टक्कर से जमीन पर लुढ़क गई, लेकिन तभी एक बैंगनी रोशनी फ्लैश हुई। मेड्यूसा द्वारा फेंकी गई एंसिएंट स्वॉर्ड वापस लौट आई थी। जैसे ही वो ब्लैक सिक्स विंग्ड ड्रैगन के साथ एम्ब्रॉयड हुई थी, स्वॉर्ड ने उसकी दूसरी आंख को भी पियर्स कर दिया और इस काम को अंजाम देने वाली मास्टरमाइंड डेमोनिक नियोनेट दूर छिपी हुई थी। उसकी आंखों में कोल्डनेस के अलावा कोई इमोशन नहीं था। मेड्यूसा की दोनों आंखें पूरी तरह से ब्लाइंड हो चुकी थीं। वो तुरंत उस जहरीले स्नेक की तरह हो गई थी जिसने अपने जहरीले दांत खो दिए हों। हालांकि उसकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ अब भी टेरिफाइंग थी, लेकिन वो पहले जितनी स्ट्रांग नहीं रही। ब्लैक सिक्स विंग ड्रैगन अपने आधे पेट्रीफाई हुए शरीर को घसीटते हुए अंधी मेड्यूसा से लड़ता रहा। लड़ाई अब भी इंटेंस थी, लेकिन आशु आखिरकार उनकी क्रॉसफायर से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। वो बैटलफील्ड से भाग गया और दूर से उनकी लड़ाई देखता रहा। जैसे ही दोनों मॉन्स्टर क्लोज कॉम्बैट में एंगेज हुए, जमीन कांप उठी, साथ ही जमीन में दरारें भी आने लगी और पहाड़ ढाने लगे, मानो दुनिया का अंत आ गया हो। आशु दूर छिपकर देख रहा था कि मेड्यूसा और ब्लैक सिक्स विंग्ड ड्रैगन दोनों एक साथ समुद्र में गिर पड़े। समुद्र में लहरें उथल पुथल मचाने लगीं और ह्यूज वेव्स उठने लगीं। आशु मन ही मन राहत की सांस लेते हुए खुश हुआ। अगर वे दोनों एक दूसरे को पूरी तरह खत्म कर दें तो इस बार शायद मेरी किस्मत खुल जाए। हो सकता है मैं एक साथ दो मिथिकल क्रिएचर को मारने में कामयाब हो जाऊं। ये सोचते ही उसने देखा कि ब्लैक सिक्स विंग्ड ड्रैगन और मेड्यूसा समुद्र में डूब गए। समुद्र के सरफेस पर केवल उफनती हुई लहरें नजर आ रही थीं। नीचे क्या हो रहा था ये आशु नहीं जान सका। कुछ देर बाद समुद्र शांत हो गया, लेकिन वहां बहुत सा लाल लिक्विड फैलता दिखाई दिया, जो ऑब्वियसली खून था। क्या दोनों सचमुच मर गए? अगर वे मेरे हाथों मरे बिना ही मर गए तो क्या उनसे क्रिस्टल और कंपेनियन ड्रॉप होंगे? आंसू ये सोच रहा था कि उसे समुद्र में जाकर कॉर्प्स को ढूंढना चाहिए या नहीं। तभी उसने देखा कि समुद्र का पानी वोल्केनो इरप्शन की तरह उफना और बाहर की तरफ उछल पड़ा। खून से लथपथ चेहरा और जख्मों से भरा शरीर लिए एक हाथ वाली मेड्यूसा समुद्र से बाहर निकली। उसकी आंख में फंसी एंसिएंट स्वॉर्ड अब भी नहीं निकाली गई थी, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज किया और आंसू की तरफ बढ़ने लगी। हालांकि उसकी आंखें ब्लाइंड हो चुकी थीं और अब वो पेट्रिफिकेशन आइज का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके सिर के स्नेक अब भी उसे देखना अलाउ कर रहे थे। आंशु तुरंत मुड़कर भागा। भले ही मेड्यूसा की हालत खस्ता लग रही थी, लेकिन फिर भी
वो एक मिथिकल क्रिएचर थी। इस हालत में भी ब्लैक सिक्स विंग्ड ड्रैगन को मार सकना वाकई बेहद टेरिफाइंग था। मेड्यूसा पूरे जोर शोर से आंसू का पीछा कर रही थी, जैसे कि उसे आंसू से गहरी नफरत हो। लेकिन जल्द ही आंसू को रियलाइज हुआ कि उसकी रफ्तार काफी धीमी हो गई है। पहले जब आंसू घोस्ट स्टेप्स का इस्तेमाल कर रहा था तो वो उससे फास्ट नहीं था, लेकिन अब वो उससे दूरी बनाने में कामयाब हो गया था। मेड्यूसा की स्पीड सचमुच धीमी हो गई थी, जो पहले से बिल्कुल अलग थी। आंशु को काफी राहत महसूस हुई। वो वाटरफॉल के पूल में कूद गया और असली दुनिया के आइलैंड पर वापस लौट आया। मेड्यूसा भी बाहर निकली, लेकिन आंशु जानता था कि उसकी स्पीड धीमी होती जा रही है। साथ ही उसका शरीर लगातार ब्लीड कर रहा था। ऐसा भी लग रहा था जैसे कि उसका ऑरा तेजी से कमजोर हो रहा हो। क्या वो मरने वाली है? आंशु को खुशी हुई। उसने देखा कि मेड्यूसा का ऑरा कमजोर हो रहा था और उसकी रफ्तार धीमी पड़ रही थी। सबसे जरूरी बात यह थी कि डेमोनिक नियोनेट की एंसिएंट सोड पूरी तरह से उसकी आंख में धंसी हुई थी और शायद उसके दिमाग को भी पेनिट्रेट कर चुकी थी। हालांकि मेड्यूसा अब उसके लिए खतरा नहीं थी। आंशु फिर भी पूरी कोशिश कर रहा था कि उससे एक सर्टेन दूरी बनाए रखे। उसे नहीं पता था कि मरने से पहले वो अचानक कोई क्रेजी अटैक अनलीश कर देगी या नहीं, जैसा कि पहले ब्लैक सिक्स विंग्ड ड्रैगन के मरने पर हुआ था। हालांकि आंशु को जल्द ही रियलाइज हुआ कि मेड्यूसा वाकई मौत के करीब थी। उसका पीछा करते हुए वो जमीन पर खूनी निशान छोड़ रही थी। उसके शरीर पर लगे जख्मों से भी लगातार खून बह रहा था। उसकी फिजीक के होते हुए जख्मों से खून बहना रुक जाना चाहिए था। यह साफ था कि ब्लैक सिक्स विंग्ड ड्रैगन की पावर्स अजीब थीं, जो उसके जख्मों को ठीक होने से रोक रही थीं। मेड्यूसा अब चलते हुए लड़खड़ाने लगी थी। वो एक लड़खड़ाती हुई बूढ़ी औरत की तरह लग रही थी। उसकी पहले वाली स्ट्रेंथ अब कहीं नजर नहीं आ रही थी। जब आशु पीछे हटते हटते बीच तक पहुंच गया तो ऐसा लग रहा था कि मेड्यूसा को समझ आ गया था कि वो मौत के करीब पहुंच चुकी है। उसने अपनी बची खुची स्ट्रेंथ इकट्ठी की और एक तेज चीख के साथ आशु की तरफ झपट पड़ी। उसका हमला भले ही जोरदार लग रहा था, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। अब उसमें पहले जैसी टेरिफाइंग एनर्जी फ्लक्चुएशंस नहीं थी। आशु ने ओवरलॉर्ड स्वॉर्डुन को बुलाई और मेड्यूसा पर जो उस पर झपट रही थी, एक स्वॉर्ड बीम स्लैश आउट कर दी। इस बीच निहाल और शीतल अपनी बोट पर आइलैंड के करीब पहुंच चुके थे। निहाल चारों तरफ देख रहा था। तभी उसने आंसू को बीच पर खड़ा देखा। वो तुरंत खुशी से झूम उठा। जैसे ही शबजाई वो उसे पुकारने वाला था, उसने अचानक देखा कि मेड्यूसा उस पर झपट रही है। शीतल ने यह देखकर तुरंत चौंक कर एक चीख मारी, लेकिन अगले ही पल आंशु ने अपनी स्वॉर्ड खींची और मेडुसा पर हमला कर दिया, जो उस पर झपट रही थी। स्वॉर्ड का इंटेंस ग्रो सन हेलो जैसा लग रहा था, जिसने मेडुसा की गर्दन पर स्लैश किया। स्वॉर्ड बीम के इंपैक्ट से मेडुसा का शरीर हवा में उड़ गया। स्वॉर्ड के तेज रोटेशन वाले फ्लैश ने उसकी गर्दन की हड्डियों और फ्लैश को कुचल दिया। फाइनली उसकी गर्दन कट गई और उसका सिर हवा में उड़ गया। शीतल की चीख अचानक रुक गई और उसका मुंह हैरानी से खुला रह गया। उसकी आंखें इस अनबिलीवेबल नजारे को देखकर चौड़ी हो गईं। वो डीमोनेस मेड्यूसा, जिसने पूरी सिटी में तबाही मचाई थी और जिसे पेनिनसुला ऑफ गोड्स पर मौजूद अनगिनत एपिक एक्सपर्ट्स भी रोक नहीं पाए थे, उसका सिर काट दिया गया था। यह वाकई अनबिलीवेबल था। निहाल भी हैरान था। फिर उसने सबकॉन्शियसली ही अपना फोन निकाला और आदतन एक फोटो खींच ली। स्क्रीन पर जो इमेज अपीयर हुई, उसमें एक आदमी बीच पर सूर्यास्त की रोशनी के नीचे कैमरे की तरफ पीठ की खड़ा था। वो अपने हाथ में पकड़ी स्वोरी को जमीन की तरफ तिरछा पकड़े हुए था। उस यंग मैन के सामने मेड्यूसा का शरीर हवा में झूल रहा था। ताजा खून चारों तरफ बिखर रहा था और उसका सिर हवा में उड़ रहा था। यह पूरा नजारा बहुत ही इंपैक्टफुल लग रहा था और इसमें वायलेंस की एक अनकही खूबसूरती झलक रही थी। सोर्ड बॉर्ड पकड़े उस आदमी के काल्म पोस्चर का मेड्यूसा के सिर पर लिपटे मरोड़ खाते स्नेक्स और छिटकते खून से गहरा कॉन्ट्रास्ट फॉर्म हो रहा था। शायद इस पिक्चर को देखने वाले किसी भी इंसान का खून अजीब तरह से खौलाने लग सकता था। निहाल ने इमेज को देखा और अचानक उसे इंपल्स नर्व फील हुआ। उसने एक कैप्शन जोड़ते हुए इसे अपने ऑनलाइन अकाउंट पर पोस्ट करना अटेम्प्ट किया। मेड्यूसा का डूम्सडे, एक हीरो का अराइवल जो लगभग गॉड लाइक है,
जैसे ही ये फोटो इंटरनेट पर आई, इसने तुरंत हंगामा मचा दिया। पेनिनसुला ऑफ गोड्स पर मौजूद अनगिनत लोगों ने ये फोटो देखी और उस पर कमेंट्स करने लगे। हालांकि निहाल को फॉलो करने वाले लोग ज्यादातर पेनिनसुला ऑफ गोड्स के नौजवान थे, लेकिन यही वजह थी कि वे मेड्यूसा के खौफ को अच्छी तरह जानते थे। कई लोगों ने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे मेड्यूसा ने सिटी में तबाही मचाई थी। अनगिनत बेकसूर लोगों को नुकसान पहुंचाया गया था और कई इपिक एक्सपर्ट्स को मेड्यूसा ने बेरहमी से मार डाला था। हालांकि किसी ने भी मेड्यूसा के खिलाफ पहले लड़ाई नहीं की थी, लेकिन वे जानते थे कि ये लीजेंडरी डीमोनेस मेड्यूसा बिना किसी शक के मिथिकल क्लास की थी। अब जब मेड्यूसा को सचमुच मार दिया गया था तो वे हैरान और खुश दोनों ही इमोशन फील कर रहे थे। कई लोगों ने निहाल की पोस्ट पर कमेंट करते हुए पूछा कि क्या मेड्यूसा सच में मारी गई है। कई लोगों ने यह भी जानना चाहा कि मेड्यूसा को मारने वाला वो आदमी कौन था और सोड पकड़े हुए वो आदमी कौन था। इसके बाद ये फोटो और निहाल का कैप्शन इंटरनेट पर जंगल में लगी आग की तरह हर तरफ फैल गया, जिससे डिस्कशंस का एक सुनामी जैसा माहौल क्रिएट हो गया। डिस्कशन के दो मेन पॉइंट्स थे। पहला फोटो की ऑथेंटिसिटी और दूसरा सोड कोंड पकड़े उकड़े हुए उस आदमी की आइडेंटिटी। निहाल का पर्सनल पेज भारी ट्रैफिक की वजह से लगभग क्रैश होने वाला था। हर कोई निहाल के जवाब का इंतजार कर रहा था। हालांकि निहाल ने कमेंट्स और मैसेजेस को पढ़ा नहीं। पिक्चर पोस्ट करने के बाद वो और शीतल साथ में आइलैंड पर पहुंचे। मुझे पता था कि तुम ये कर सकते हो। तुम मेरी तरह एक महान हीरो हो। आशु, तुमने हमारी सिटी को बचा लिया। निहाल आगे बढ़ा और आशु को जोरदार तरीके से गले लगाते हुए बोला, मैं तुम्हारे जितना महान नहीं हूं। आशु ने कहा। वो उसका मजाक नहीं उड़ा रहा था, बल्कि दिल से बोल रहा था। निहाल जानता था कि यह इम्पॉसिबल था, लेकिन उसने वही किया जो वो कर सकता था। भले ही इसमें थोड़ा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उसका इरादा ऐसा नहीं था। एक दिन तुम मुझसे आगे बढ़ जाओगे, निहाल ने कॉन्फिडेंट होकर कहा और आंसू के कंधे पर थपथपाते हुए जुड़ा। जल्दी जाओ और अपनी बैटल से मिली लूट को देखो, ये तुम्हारा रिवॉर्ड है जिसके तुम हकदार हो, और एक हीरो का मेडल भी। आंसू ने इनवर्डली आंखें घुमाई। वो तो बस एक कॉप्स में से ट्रीजर ढूंढ रहा था, लेकिन निहाल की बातों से ये इतना महान काम क्यों लग रहा था। आंसू ने कोई औपचारिकता नहीं दिखाई। ये एक मिथिकल क्लास का क्रिएचर था जिसे मारने के लिए उसने अपनी जान जोखिम में डाली थी। वो इसे छोड़ने वाला नहीं था। जल्द ही आंसू को मेड्यूसा के कॉर्प्स से एक डायमेंशनल क्रिस्टल मिला। उस क्रिस्टल में मेड्यूसा की शैडो थी। जाहिर है कि ये एक प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल क्रिस्टल था। दोस्त, तुम्हारी किस्मत वाकई अच्छी है जो तुम्हें मेड्यूसा का प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल क्रिस्टल मिला। आओ, मैं तुम्हारी एक फोटो खींचता हूं और इसे अभी की फोटो के साथ ऑनलाइन अपलोड करता हूं, ताकि लोग हीरो के इस मोमेंट के विटनेस बन सकें। निहाल ने कहा और अपना फोन निकालकर फोटो लेने ही वाला था। तुमने क्या कहा? आशु ने तुरंत निहाल को रोक दिया और गुस्से से उसे घूरा। मैंने कहा कि एक फोटो लो और इसे ऑनलाइन डाल दो। ये तुम्हारे हीरो बनने की कहानी है, निहाल ने जवाब दिया। नहीं, अभी की फोटो से तुम्हारा मतलब क्या है? आशु ने फिर से पूछा। ये देखो, मैंने अभी तुम्हारी एक फोटो ली थी और इसे ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। रिएक्शन बहुत अच्छे आ रहे हैं। तुम जल्दी ही एक मशहूर हीरो बन जाओगे। निहाल ने अपने पर्सनल पेज को खोलते हुए फोटो आशु को दिखाई, जैसे वो अपनी अचीवमेंट्स दिखा रहा हो। आशु ने रिप्लाईज की तादाद देखी, जो पहले ही 60,000 से ज्यादा थी और तेजी से बढ़ रही थी, जिसे देख उसका चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। जल्दी करो, तुरंत इस फोटो को डिलीट करो। आशु सच में घबरा गया था। एसआईबी और 6 परिवारों को यह नहीं पता था कि वो एपिक स्टेज पर पहुंच चुका है। अगर उन्हें पता चल गया कि उसने एपिक स्टेज पर कदम रख लिया है और मेड्यूसा जैसी डायमेंशनल क्रिएचर को भी मार दिया है, तो वे फ्यूचर में उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी करने के लिए और ज्यादा ताकतवर लोगों को भेजेंगे। क्या ये उसके लिए परेशानी खड़ी करने जैसा नहीं होगा? मैं इसे क्यों डिलीट करूं? क्या ये अच्छी नहीं है? निहाल ने हैरानी से पूछा। मुझे हीरो नहीं बनना और ना ही मशहूर होना है। निहाल, तुम्हें आज जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। किसी को यह नहीं पता चलना चाहिए कि मैंने मेड्यूसा को मारा है, ठीक है? आंसू को यह भी पता था कि इसे डिलीट करना बेकार था। यह फोटो शायद अब तक अनगिनत बार रीपोस्ट हो चुकी होगी। उसने फोटो को पास से देखा और महसूस किया कि इसमें उसकी केवल पीठ दिखाई दे रही थी।
इसके अलावा ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रही थी, जिससे स्वॉर्ड का ब्लेड साफ साफ देख पाना लगभग नामुमकिन था। उसकी पीठ भी रोशनी से अफेक्ट थी, इसीलिए उसे पहचानना आसान नहीं था। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी ये अजीब रिक्वेस्ट क्यों है, लेकिन तुम्हारा दोस्त होने के नाते मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करता हूं। क्या अभी तुम चाहते हो कि मैं इस फोटो को डिलीट कर दूं? निहाल ने पूछा। रहने दो, आशु ने सिर हिलाते हुए कहा। अगर वो अब इसे डिलीट करता तो इसका रिजल्ट केवल स्ट्रीसैंड इफेक्ट ही होता। आशु ने शीतल की तरफ देखा और पूछा, मैडम क्या आप इस बात को राज रखने में मेरी मदद करेंगी? नहीं, शीतल ने सिर हिला दिया। शीतल वो मेरा दोस्त है, निहाल ने घबराते हुए कहा। शीतल ने अपनी जैकेट से एक नोटबुक और पेन निकाला और आशु को पकड़ाते हुए आंखें झपकाकर उसने कहा, अगर तुम चाहते हो कि मैं ये बात राज रखूं तो तुम्हें मुझे अपना ऑटोग्राफ देना होगा। तुम मेरा ऑटोग्राफ क्यों चाहती हो? आशु ने माथे पर शिकन लाते हुए पूछा। उसे अभी भी विक्रांत की बात याद थी और वो किसी भी चीज पर साइन करने से बचता था। अरे यार, क्योंकि तुम उसके हीरो हो, निहाल ने हंसते हुए कहा और आंसू की पीठ थपथपाई। जब आशु ने शीतल के लाल होते चेहरे को देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। मैं तुम्हें ऑटोग्राफ दे सकता हूं, लेकिन किसी से इस बारे में मत कहना, ठीक है? आशु ने नोटबुक और पेन लिया और उस पर अपना नाम लिख दिया। ठीक है। शीतल ने नोटबुक को लिया और आशु के साइन को ध्यान से देखा। फिर उसने उसे केयरफुली बंद कर लिया और अपने सीने से लगाकर रखा। उसने खुशी खुशी सोचा, ये राज मैं जरूर छिपा कर रखूंगी। केवल मैं जानती हूं कि तुम मेड्यूसा को मारने वाले हीरो हो। केवल मेरे पास तुम्हारा ऑटोग्राफ है। ये मेरे और मेरे पर्सनल हीरो के बीच का एक राज है। क्या तुम हमारे साथ वापस चलोगे? निहाल ने आंसू से पूछा। अगर मैं तुम्हारे साथ वापस गया तो लोग मुझ पर शक कर सकते हैं। आशु ने उनके साथ वापस जाने का ऑप्शन चूज नहीं किया, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने ये रीजन दिया था, बल्कि इसलिए कि वो अभी भी आइलैंड में एंटर होना चाहता था और ये देखना चाहता था कि ब्लैक सिक्स विंग्ड ड्रैगन मरा है या नहीं। अगर वो मर चुका होता तो वहां शायद कोई क्रिस्टल जैसी चीज होती। अगर कंपेनियन एक ड्रॉप हुआ होता तो ये सबसे बेस्ट होता। अगर वहां कुछ नहीं भी मिलता तो एक और गोल्डन एप्पल तोड़ना भी बुरा आइडिया नहीं था। हालांकि आशु को याद था कि गोल्डन एप्पल हाल ही में उगा था, इसलिए शायद वो अभी तक पका नहीं होगा। निहाल और शीतल के चले जाने के बाद आशु पूल के जरिए फिर से डायमेंशनल जोन में गया और एप्पल ट्री को देखने गया। गोल्डन एप्पल अभी अभी उगा था और पकने से काफी दूर था। अगर वो इसे अभी तोड़ता तो शायद ये बेकार होता। आइलैंड पर 6 विंगडस ड्रैगन का कोई निशान न मिलने पर आशु उस समुद्र के पास गया जहां उसने मेड्यूसा से लड़ाई की थी। उसने सिल्वर वाटर स्नेक को बुलाया और उसे समुद्र में जाने का ऑर्डर दिया ताकि वो देख सके कि कुछ ड्रॉप हुआ है या नहीं। जैसे ही सिल्वर वायंटर स्नेक समुद्र में एंटर हुआ, वो समुद्री पानी के साथ पूरी तरह मर्ज हो गया, जैसे कि वो गायब हो गया हो। आशु ने उसे समुद्र की गहराई में सर्च करने के लिए कहा। कुछ देर बाद उसने देखा कि सिल्वर वायंटर स्नेक समुद्र से अपने मुंह में कुछ पकड़कर बाहर निकला। आशु ने देखा कि वो किसी बिना लीव्स वाले ब्लैक पाइन एप्पल जैसा दिख रहा था। ध्यान से देखने पर उसे रियलाइज हुआ कि वो एक एग था जो स्केल से ढका हुआ था। ब्लैक सिक्स विंग्ड ड्रैगन का एग आशु खुशी से लगभग उछल पड़ा। सिल्वर वायंटर स्नेक ने वो एग आशु को दे दिया बिना कोई देरी किए। आशु ने रहस्यमय फोन से उसके एट्रीब्यूट्स को चेक किया। वो सच में एक मिथिकल कंपेनियन एग था। 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन मिथिकल, लाइफ प्रोविडेंस गार्जियन ड्रैगन, लाइफ सोल विंग्स ऑफ ब्लैक फ्लेम, व्हील ऑफ डेस्टिनी दी लास्ट गार्जियन, स्ट्रेंथ 69, स्पीड 68, कॉन्सर्टिट्यूशन 68, प्राइमोडियल एनर्जी 65, टैलेंट स्किल पॉइजन ब्रेड ड्रैगन का गुस्सा, हेल डेमोनिक फ्लेम 6 विंग स्लैश कंपेनियन फॉर्म, डेमोनिक फ्लेमिंग ड्रैगन विंग्स। एक ट्रू मिथिकल कंपेनियन बीस्ट आशु हैरान और खुश दोनों था। यह पहली बार था जब उसने एक ट्रू मिथिकल कंपेनियन एक देखा था। अब तक उसके पास जो कंपेनियन बीस्ट थे उनमें बस मिथिकल बनने का पोटेंशियल था, लेकिन कोई भी ट्रूली मिथिकल क्लास पर नहीं पहुंचा था। मिथिकल क्लास के सबसे करीब डेमोनिक नियोनेट थी, लेकिन उसके स्टैट्स बहुत लो थे। उसे फिर से ग्रो होने की जरूरत थी। अदरवाइज वो केवल दूर से अपनी उड़ने वाली स्वॉर्ड रिलीज कर सकती थी
और किसी भी हेड ऑन लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी। ये 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन एक ट्रू मिथिकल क्रिएचर था। अगर ये इनक्यूबेट हो जाए तो ये आशु की स्ट्रेंथ को काफी हद तक बढ़ा सकता था। इसके साथ टेम्पल में मौजूद मिथिकल क्रिएचर्स को हराने के आशु के चांसेस काफी बढ़ जाते। इसकी प्राइमोर्डियल एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन मेरी स्लॉटरर में इन्फिनिट प्राइमोर्डियल एनर्जी प्रोवाइड कराने की एबिलिटी है। इसके साथ मुझे इसे इंक्यूबेट करने में सक्सेसफुल होना चाहिए। आशु ने सोचा और रहस्यमय फोन का इस्तेमाल करके 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन के एक को फोन के अंदर कैप्चर कर लिया। फिर ब्लड के रंग के अवतार को उसे इंक्यूबेट करना अटेम्प्ट करने दिया। इंक्यूबेशन प्रोसेस सरप्राइजिंगली बहुत स्मूथ रही। स्लॉटरर को एक्टिवेट करने के बाद ब्लड के रंग के अवतार ने आसानी से 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन को इंक्यूबेट कर दिया। उसका टैटू आशु की पीठ पर अपीयर्स हो गया। आशु ने एक्साइटेड होकर 6 विंग्ड गंडा का गार्जियन ड्रैगन को बुलाया। एक काले ड्रैगन को अपने सामने अपीयर होते देखने का एक्सपीरियंस शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। हालांकि आशु के सामने जो 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन अपीयर हुआ, उसके शरीर पर केवल 2 ड्रैगन विंग्स ही थे। ये अपनी 6 विंग्ड फॉर्म में नहीं था। जब आशु ने उसे अपनी लाइफ सोल का इस्तेमाल करने के लिए कहा तो 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन 6 विंग्ड फॉर्म में आ गया और उसकी स्पीड काफी इंक्रीज हो गई। जब आशु ने 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन से उसकी सभी स्किल्स का इस्तेमाल करने को कहा तो उसे एहसास हुआ कि इसकी स्किल्स पूरी नहीं थीं। इसमें असली 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन के कंपैरिजन में कम स्किल्स थीं, लेकिन ये 4 स्किल्स भी इनफ थीं। आशु जिस बात को लेकर ज्यादा कंसर्न था वो थी उसका व्हील ऑफ डेस्टिनी। डेमोनिक नियोनेट के पास भी व्हील ऑफ डेस्टिनी था, लेकिन उस पर केवल 1 स्पिन लिखा था बिना किसी और एनोटेशन के। लेकिन 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन का मामला अलग था। उसके व्हील ऑफ डेस्टिनी के पीछे दी लास्ट गार्जियन लिखा था और इसके साथ एक एनोटेशन भी था, दी लास्ट गार्जियन लाइफ वॉर्ड का करिश्मा। हालांकि इसका एक एनोटेशन था, आशु अभी भी ये नहीं समझ पाया कि इसका मतलब क्या था। उसने 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन से इसे डेमोन्स्ट्रेट करने को कहा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। फिर भी अपने पहले ट्रू मिथिकल कंपेनियन बीस्ट को पाकर आशु बहुत एक्साइटेड था। 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन पर सवार होकर आशु ने आसमान में चक्कर लगाए। हालांकि जल्दी ही उसे रियलाइज हो गया कि इसकी सवारी करना उतना कंफर्टेबल नहीं था जितना उसने इमेजिन था। ये क्रिएचर फ्लाइंग स्टेट में बहुत वायलेंट था और बिल्कुल भी स्टेबल नहीं था। इसकी सवारी करने का मतलब एक जंगली बेकाबू घोड़े की सवारी करने जैसा था। कुल मिलाकर एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा नहीं था। ऐसा लगता है कि वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के लीजेंडरी ड्रैगन नाइट्स के लिए ड्रैगन की सवारी करना बहुत ज्यादा शानदार एक्सपीरियंस नहीं होगा, आशु ने सोचा। इसके बाद उसने ड्रैगन को वापस बुला लिया और अधपके गोल्डन एप्पल पर एक नजर डाली। आखिर में उसने उसे तोड़ने का ख्याल मन से निकाल दिया और रहस्यमयी डायमेंशनल जोन से बाहर चला गया। पेनिनसुला ऑफ गोड्स लौटने के बाद उसने तुरंत जीवन से कांटेक्ट किया। मेड्यूसा को तुमने ही मारा था? जीवन ने भी ऑनलाइन पोस्ट हुई फोटो को देखा था और सीधे पूछा। आशु ने पूरी सिचुएशन समझाई। जीवन निहाल और उसके साथियों की तरह एक्साइटेड नहीं था। उसने आशु से सीरियस टोन में कहा, यंग मास्टर आशु, तुम्हारी सिर्फ एक ही जिंदगी है और वो भी सिर्फ तुम्हारी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम अपनी जिंदगी को इस तरह के खतरनाक कामों में दोबारा इस्तेमाल नहीं करोगे। मैंने तो केवल मेड्यूसा को दूर ले जाने की कोशिश की थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उसे चाहे जितनी कोशिश करूं पीछे नहीं छुड़ा पाऊंगा। आखिर में सर्कमस्टांसेस ने मुझे मजबूर कर दिया। आशु ने समझाया, ऐसा दूसरी बार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। खैर, मैं तुम्हें जल्दी से वापस ले जाता। मैं तुम्हें और बाहर नहीं रहने दे सकता। सिर्फ कुछ ही दिनों में तुम्हारी जिंदगी 2 बार खतरे में पड़ गई। मैं तुम्हें स्कूल वापस भेज दूंगा जहां तुम अपनी क्लासेस और गेमिंग पर फोकस कर सको। जीवन ने कहा। क्या पेनिनसुला ऑफ गोड्स पर से बैन हटा लिया गया है? आशु ने पूछा। मेड्यूसा के भागने के बाद पेनिनसुला ऑफ गोड्स पहले से ही अफरा तफरी में है बैन का। अब क्या मतलब? वो चोर शायद पहले ही पेनिनसुला छोड़ चुका होगा, इसलिए बैन जारी रखने की कोई जरूरत नहीं है। जीवन थोड़ी देर रुका और फिर बोला, जल्दी वापस आओ, मैं अभी फ्लाइंग टिकट बुक करता हूं। जब आशु होटल वापस आया तो जीवन ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने अगली सुबह पेनिनसुला ऑफ गोड्स से निकलने के लिए सबसे पहली फ्लाइंग टिकट बुक को कर लिया। जब आशु आराम कर रहा था तो उसने अपना फोन अनलॉक किया और निहाल के पर्सनल पेज को देखा।
फोटो के नीचे आने वाले कमेंट्स की तादाद 2 लाख से ज्यादा हो चुकी थी। लेटेस्ट कमेंट्स में पूछा जा रहा था कि वो हीरो कौन है। ऐसा इसलिए था क्योंकि निहाल ने अपनी वापसी के बाद मेड्यूसा की मौत कंफर्म कर दी थी। अब सभी केवल ये जानना चाहते थे कि मेड्यूसा को किसने मारा। थैंकफुली फोटो में केवल आंसू की पीठ ही नजर आ रही थी और रोशनी की वजह से वो भी ज्यादा क्लियर नहीं थी। यहां तक कि जीवन ने भी बस तुक्का लगाया था। इस फोटो से आंसू को पहचानना नामुमकिन था। एसआईबी चाहे जितने अंदाजा लगाए, वे शायद आंसू के बारे में नहीं सोच सकते थे। आफ्टर ऑल ब्यूरो की नजरों में वो अभी भी एक स्टूडेंट था जो अभी तक ईपिक स्टेज पर भी नहीं पहुंचा था। ये फोटो न केवल पेनिनसुला ऑफ गोड्स पर फेमस हो गई थी, बल्कि फेडरेशन के टॉप ब्रास ने भी इसे नोटिस किया था। आफ्टर ऑल मेड्यूसा सच में अपीयर हुई थी। ऐसा क्रिएचर बिना किसी शक के मिथिकल क्लास का था। जो लोग मिथिकल क्रिएचर को मार सकते थे, उन पर वे खास ध्यान दे रहे थे। यह नामुमकिन नहीं था कि फेडरेशन में कोई मिथिकल क्रिएचर को मार सकता हो। कम से कम 6 परिवारों में ऐसे लोग थे, लेकिन वे भी केवल मिथिकल कंपेनियन बीस्ट पर डिपेंड रहते थे, और उनमें से भी ऐसे लोग बहुत कम थे। हर एक परिवार में सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे कारनामे करने के काबिल थे। अब अचानक एक ऐसा इंसान अपीयर हुआ जिसने मिथिकल क्रिएचर को मौत के घाट उतारा था। यह ऑब्वियस था कि उसने कई फैक्शन का ध्यान अट्रैक्ट किया। न केवल 6 परिवारों ने, बल्कि कई दूसरी जगह के बिग शॉट भी ये अंदाजा लगाने लगे कि ये इंसान कौन है और क्या वो 6 परिवारों में से किसी एक का हिस्सा है। हालांकि कुछ ही लोग इसका जवाब जानते थे। अगली सुबह जीवन आशु को एयरपोर्ट ले गया। आशु डिपार्चर हॉल में बैठा था, जबकि जीवन बाथरूम गया हुआ था। आशु निहाल को अलविदा कहने के लिए उसे टेक्स्ट कर रहा था। तभी कोई आशु के पीछे की कुर्सी पर आकर बैठ गया। आशु ने उस इंसान को नोटिस नहीं किया, लेकिन उसके बैठने के बाद उसने कुर्सी से टिककर अपने सिर को आंसू के बालों से टकरा दिया। आशु ने हल्की सी पलकें चढ़ाई। जैसे ही वो अपना सिर थोड़ा आगे झुकाने वाला था ताकि उस इंसान से दूरी बनाए रखे, उसने अपने पीछे से एक आवाज सुनी। लगता है हाल ही में तुम्हारे दिन अच्छे बीत रहे हैं। आशु का शरीर आवाज सुनकर कांप गया। वो चौकन्ना और खुश दोनों हुआ। जैसे ही वो खड़ा होकर उस आदमी की तरफ मुड़कर देखना चाहता था, उसने उसे कहते सुना, यहीं आराम से बैठे रहो और हिलो मत सार्थक। तुम हाल ही में कहां थे और यहां क्यों आए हो? आशु ने धीमी आवाज में पूछा। वो पहचान गया कि यह आवाज सार्थक की थी। उसे पता था कि सार्थक की सिचुएशन शायद उससे भी बदतर थी। कम से कम ब्यूरो उसे और सत्यम को खुलेआम गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन वे सार्थक और अरमान के साथ इतने पोलाइट नहीं थे। मैं घूम घूम कर एसआईबी के कुत्तों को गोल गोल घुमा रहा हूं, सार्थक ने आंसू से टिकते हुए आराम से कहा। जहां तक तुम्हारी बात है, तुम्हारी प्रोग्रेस की रफ्तार वाकई हैरान करने वाली है। मेड्यूसा को तुमने ही मारा था, वो एक एक्सीडेंट था। आशु ने रुकते हुए कहा। जो चीज तुमने छोड़ी थी वो मुझे मिल गई है। वो अब मेरे पास है। मैं उसे तुम्हें लौटा दूंगा। जरूरत नहीं है। वो तो वैसे भी तुम्हारे लिए एक सोवेनियर था, सार्थक ने आलस भरे लहजे में कहा। क्या वो वही तरीका है जो टीचर ने इस्तेमाल किया था? थोड़ी देर की चुप्पी के बाद आशु ने फिर पूछा। कौन जानता है, सार्थक ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा। यहां तक कि अगर तुम ये जान भी जाओ कि कौन सा सरीका इस्तेमाल किया गया था, तो इसका कोई मतलब है? आशु ने इस पर विचार किया और कुछ पल के लिए वो चुप हो गया। क्या मेड्यूसा से कोई कंपेनियन एक ड्रॉप हुआ? सार्थक ने पूछा। नहीं, बस एक प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल क्रिस्टल मिला, आशु ने ईमानदारी से जवाब दिया। हालांकि दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा समय नहीं बिताया था। आशु को लगा कि सार्थक दूसरों से अलग है। शायद इसकी वजह यह थी कि वे दोनों युगराल के स्टूडेंट थे और सेम सिचुएशंस में थे, या शायद किसी और वजह से। अगर जरूरी ना हो तो वो सार्थक से झूठ बोलना नहीं चाहता था। मुझे मेड्यूसा का क्रिस्टल उद्धार दो और उसे लेफ्ट साइड से मुझे पकड़ा दो। उस कोने से सर्वेलेंस कैमरा इसे नहीं देख सकेगा, सार्थक ने कहा। तुम इसका क्या करोगे? आशु ने पूछा। लेकिन फिर भी उसने मेड्यूसा का क्रिस्टल निकालकर सार्थक को पकड़ा दिया। आशु ने पहले ही मेड्यूसा क्रिस्टल की रिक्वायरमेंट्स देख ली थीं। वो 41 कॉन्सर्टिट्यूशन और 21 कर्स पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर सकता था। इसके अलावा उसमें लाइफ प्रोविडेंस और लाइफ सोल की भी रिक्वायरमेंट थी। आशु को नहीं पता था कि उसके कुछ लाइफ प्रोविडेंसेस
और लाइफ सोल्स वर्क करेंगी या नहीं वो अब भी श्योर नहीं था। हालांकि केवल स्टैट्स की रिक्वायरमेंट्स ही ये इंश्योर करने के लिए काफी थी कि आशु हाल ही में मेड्यूसा क्रिस्टल का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। इसके अलावा अगर उसे जरूरत होती तो वो कर्स डीमन पैलेस जाकर मेड्यूसा के साथ अपनी किस्मत आजमा सकता था। मुझे इसका इस्तेमाल एक काम के लिए करना है, मुझसे मत पूछो कि क्या करना है, मैं बताना नहीं चाहता। सार्थक ने डायमेंशनल क्रिस्टल लिया। थोड़ी देर बाद उसने आशु का हाथ छुआ और कहा, यह तुम्हारे लिए है, इसे इंटरेस्ट समझ लो। आशु ने उसे लिया और देखा वो एक बायनेक्स था। जैसे ही वो उसे खोलने वाला था उसने सार्थक को कहते सुना, इसे अभी मत देखना, जब आसपास कोई ना हो तब देखना। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये नॉवेल एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आप किसी और नॉवेल को सुनना चाहते हैं या किसी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम आपके लिए और भी रोमांचक और मनोरंजक कहानियां लाते रहेंगे। हमारे चैनल एफएस नोवेल एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। और हां, अगले एपिसोड के लिए तैयार रहें क्योंकि कहानी में अभी और भी ट्विस्ट और टर्न आने बाकी हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।